प्री 10th के छात्र छात्राओं, इकाई 7 इतिहास में हम 1857 की असफलता के कारण पढ़ेंगे। यह इस इकाई का द्वितीय वीडियो है। प्रथम वीडियो में हम 1857 के कारण को पढ़ चुके हैं। तीसरे वीडियो में हम 1857 के प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के महत्वपूर्ण कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कारण था संगठन का अभाव। हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे उनमें वीरता की कहीं कमी नहीं थी, जोश की कोई कमी नहीं थी, किंतु यह क्रांति अलग अलग क्षेत्रों में जो फूट पड़ी थी, इनमें कम्युनिकेशन नहीं था। ये संगठनात्मक दृष्टि से यूनाइट नहीं थे। क्षेत्र की भिन्नता, उद्देश्य की भिन्नता, स्थान की भिन्नता, ये इनके रास्ते का रोड़ा थी। दूसरा असफलता का कारण था देशी सामंतों की अंग्रेज भक्ति। अधिकांश अंग्रेजों ने भारतीय राजे रजवाड़ों को अपने साथ कर रखा था, जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल आदि के राजा व सामंत सारे ये अंग्रेजों के साथ थे। जो क्रांतिकारी थे उनके साथ गिनती के राजा थे। तीसरा कारण है उद्देश्य का अभाव। इनके पास में कोई ठोस लक्ष्य, कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। सबके उद्देश्य अलग अलग थे। चौथा कारण नेतृत्व का अभाव। इतने बड़े आंदोलन का की जो शुरुआत है वो बगैर किसी नेतृत्व की हुई, और जब दिल्ली जाकर इन्होंने जिसको नेतृत्व सौंपा, बहादुर शाह जफर, वो भी उम्रदराज थे। इसलिए एक बड़ा कारण था असफलता का नेतृत्व का अभाव। पांचवा है साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार। रेल, डाक, तार, आवागमन के साधन, इन सब पर अंग्रेजों का अधिकार था। इसलिए इस लड़ाई में हमारे जो क्रांतिकारी थे उन सब के पास में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, अंग्रेजों के पास में ये सारी सुविधाएं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हमारी हार का बना। इसके अलावा शिक्षित वर्ग की उदासीनता। जबकि किसी भी क्रांति की सक्सेस में शिक्षित वर्ग की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन इस समय जो शिक्षित वर्ग था वो उदासीन था। धन का भी अभाव था क्रांतिकारियों के पास में। 1-1.5 रुपये मुश्किल से तनख्वाह पाने वाले सैनिक कोई अच्छे साधन, अच्छे हथियार नहीं जुटा सकते थे। हमारे सैनिक बड़े दुर्बल और गरीब थे, उनके पास हथियार भी अच्छे नहीं थे, और संपूर्ण देश भी एक मत न था। इसलिए हम इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन हम इसके परिणाम पर आते हैं, महत्व और स्वरूप पर आते हैं कि इस लड़ाई का परिणाम क्या निकला। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह भारत में शासन कर रही थी, किंतु ये जो विद्रोह हम भारतीयों द्वारा किया गया था ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। यदि सारे राजा और सामंत, जागीरदार, जमींदार साथ होते
तो उसी समय हमको अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाती है। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला करके रख दिया और क्या परिणाम निकला कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। यानी इंग्लैंड की महारानी ने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन का अंत भारत में कर दिया और भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया 1858 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा और क्या परिणाम निकले? सेना का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि अब सेना पर भरोसा उनका खत्म हो गया। अब भारतीय सैनिकों पर उनका विश्वास खत्म हो गया। इसलिए महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्होंने भारतीयों के बजाय अंग्रेजों को तरजीह दी। जैसे तोपखाना यूरोपीय सैनिकों के पास रहेगा, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, पुनर्गठन में जातीयता और सांप्रदायिकता को जगह दी गई, स्थानीय क्षेत्रों से उनको हटाया गया, यानी जहाँ के वो थे वहाँ उनको रखने के बजाय उनको दूसरे राज्यों में पहुँचाया गया ताकि वो यूनाइट ना हो सके। भारतीयों को अच्छे हथियार नहीं दिए जाते थे, सेना की संख्या भी बढ़ा दी गई, उसमें अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा रखा गया और यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी भारतीय खर्चे पर सेना रखी गई। इसके अलावा तीसरा परिणाम सांप्रदायिकता एवं घृणा की उत्पत्ति। ये तो अंग्रेज दुनिया में जहाँ भी गए उनकी एक पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। यहाँ पर भी उन्होंने यही नीति अपनाई, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इस लड़ाई में लड़े थे, तो उनको बांटने की नीति अपनाई गई और यही खाई आगे चल करके हमारे भारत के विभाजन का कारण बनी। चौथा, निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। अब भारतीयों को क्लर्कों, सहायकों जैसे पद उनको दिए जाते थे ताकि एक सिस्टम को चलाने में सुविधा मिल जाए। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि ये जो भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य में काम करते थे ये लालच में आ गए, उनके बिचौलिए बन गए, उनकी चापलूसी करने लगे, तो अंग्रेजों के लिए ये बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। अगला हम प्रभाव देखते हैं आर्थिक। अब अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अब ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण देना चालू कर दिया। अब भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले वहाँ से माल बना हुआ ले जाते थे। अब इन्होंने वहाँ पर औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत वहाँ सामान बनाना चालू किया, यहाँ से वहाँ कच्चा माल ले जाना चालू किया। जैसे रुई इंग्लैंड जाती थी और वहाँ से कपड़ा बन करके आता था। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जो कंपनी भारत से चली गई थी ईस्ट इंडिया, वो जाते जाते 3 करोड़ 60 लाख पाउंड का कर्ज भी छोड़ गई, जिसकी पूर्ति भारत सरकार को करना थी। इसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा और भारत कंगाल हुआ। यहाँ पर अब हमको यह भी चर्चा करनी है कि जो प्रभाव भारत पर 1857 के पड़े, उनमें कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी थे, उससे कुछ भारतीयों को लाभ भी पहुंचा। कुछ फैसले भारत के पक्ष में रहे, जैसे संवैधानिक विकास भारत में हुआ 1858 के अधिनियम के तहत। शासन में भाग लेने से भारत के अंदर एक नई चेतना जागृत हुई, भारत में राष्ट्रीयता का संचार हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और यही जो चेतना, यही जागृति 1947 में हमारे काम आई। यही जागृति हमारे संग्राम का कारण बनी। ये विप्लव जो 1857 का हुआ, ये हमारे लिए प्रेरणा साबित हुआ, क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग शहीद हुए उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीयता के और उनकी शहादत ने धकेला। इसके अलावा ये जो एक संग्राम था, इसको कई इतिहासकार मध्ययुग का अंत
और आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं। धन्यवाद।